हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे नीट पीजी 2022 कंप्लीट काउंसलिंग से रिलेटेड। काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, कितनी राउंड्स होती है, कितनी टाइप की होती है, कौन कौन से स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओपन स्टेट्स हैं, क्लोज स्टेट्स क्या हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट होती है। और नीट की जो काउंसलिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और एक स्टेट लेवल काउंसलिंग। सबसे पहले सेंट्रल लेवल काउंसलिंग पर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके अंडर आती है और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसे कंडक्ट करवाती है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा और एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स फिलअप होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितने भी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें जो उनकी हाफ सीट्स होती हैं, 50% ऑफ जो सीट्स होती हैं वो एमसीसी फिलअप करती है। रेस्ट 50% जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। तो जो 50% सीट्स एमसीसी फिलअप करती है, उस कोटा को ऑल इंडिया 50% कोटा भी बोला जाता है। और उसके बाद फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की पूरी सीट्स एमसीसी काउंसलिंग फिलअप करती है। डीएनबी की सीट्स जो है वो फिलअप होती है एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग के थ्रू। एनबी डिप्लोमा की फिलअप होती है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एएमयू, बीएचयू, एएफएमसी, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी सीट्स एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। और इसके लिए आपको सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 और SC ST OBC के लिए 500 रहती है। और इनकी और एक सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी पड़ती है आपको, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। 25,000 रहती है जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC के लिए 10,000 रहती है। सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल होती है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आपको डीम्ड डीएनबी और एनबी डिप्लोमा में भी अप्लाई करना है तो 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट रहती है और 5,000 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सेम, इसमें भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है और डिपॉजिट अमाउंट रिफंडेबल होती है। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है और आप उस पर रिपोर्टिंग कर देते हैं, उस अलॉटमेंट पे, उस सीट के अलॉटमेंट पे, तो वो जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होती है, जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, वो फीस में एडजस्ट कर दी जाती है। और अगर आपको नहीं अलॉटमेंट होती है काउंसलिंग के थ्रू लास्ट राउंड तक, तो उसकी जो डिपॉजिट अमाउंट है, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो, चाहे डीम्ड डीएनबी एंड एनबी डिप्लोमा की हो, वो वापस रिवर्ट बैक कर दी जाती है। जिस अकाउंट से कटा है, डिडक्ट हुआ है, उस अकाउंट में वापस रिफंड हो जाती है। उसके बाद कुछ रूल्स इनकी है, उन पे भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी ध्यान दे देते हैं। तो बेसिकली 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो जाती है और आप उस पर रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फीस में एडजस्ट हो जाती है।
अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाती है और आप अपने अलॉटमेंट से नहीं खुश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रैंक अच्छी है और आपको और भी कोई बढ़िया ब्रांच, कोई बढ़िया कॉलेज में मिल सकती है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आप अपनी करंट अलॉटमेंट को होल्ड किए हैं और प्रीवियस और नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो जाती है तो प्रीवियस राउंड की जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाती है और जो आपकी करंट अलॉटमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। अगर आप अपग्रेडेशन के बाद भी आप आपकी जो अपग्रेडेशन के बाद भी आप अगर उस सीट को अपग्रेडेड सीट पे अलॉटेड अपग्रेडेड एंड अलॉटेड सीट पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट कर ली जाती है, वो डिडक्ट कर ली जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने चॉइस फिलिंग करें, चॉइसेस भरें, वो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से भरे, अपने रैंक को एनालाइज करके भरे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको कोई और ब्रांच मिल जाती है जो आपको नहीं चाहिए थी और आप उसको सेकंड राउंड में छोड़ते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, रिफंड नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जा रहे हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या डीएनबी या एनबी डिप्लोमा के लिए। तो ये हो गई कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर से आपको अगर आपको फर्स्ट सेकंड या मॉपअप राउंड में भी अलॉटमेंट नहीं होती है तो एक फाइनल राउंड होती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बची हुई सीट्स हैं, जो सीट्स बचती हैं और कुछ न्यू सीट्स भी एडअप होती हैं, उन सीट्स पे आप स्टे वैकेंसी राउंड तक में अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ऑफलाइन होती है। बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग रहती है स्टे वैकेंसी की, वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई जाती है और कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। तो ये थी एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एंड जनरल रूल्स जो ध्यान में रखनी है काउंसलिंग में जाने से पहले। स्टेट लेवल काउंसलिंग में बेसिकली जो स्टेट की मेडिकल गवर्निंग बॉडी रहती है, वही स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। बेसिकली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 50% सीट्स ऑल इंडिया 50% कोटा से फिलअप होती है नीट पीजी की, और बाकी की रेस्ट रिमेनिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स रहती हैं वो कम्प्लीटली स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। स्टेट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन स्टेट्स होते हैं, एक क्लोज स्टेट्स होते हैं। काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओपन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनमें जो बाहर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस उस पर्टिकुलर स्टेट से किया हो या वहाँ के डोमिसाइल हो वही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओपन स्टेट्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे रिगार्डिंग ऑफ द फैक्ट कि किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करता हो। लेकिन क्लोज स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ वहाँ के डोमिसाइल या वहाँ से जिन्होंने एमबीबीएस पर्टिकुलरली किया हो वही अप्लाई कर सकते हैं। जनरली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हर स्टेट में फ्री एग्जिट होती है। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कि स्टेट काउंसलिंग में भी डिपॉजिट अमाउंट होती है, किसी में 2 लाख होती है, किसी में 1 लाख होती है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में छोड़ देते हैं तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको आपकी मनचाही सीट नहीं मिलती है तो आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी
सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट नहीं होती है। इवन एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसमें फर्स्ट राउंड जो है वो भी फ्री एग्जिट रहती है। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है आप वो डिडक्ट नहीं होती, या तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं या जो पर्टिकुलर सीट मिली है वो फर्स्ट राउंड में ही छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो सपोज किया कि आपने आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको कहीं सीट मिल गई फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, एट द सेम पॉइंट आपकी जो होम स्टेट है, जो आपकी जो करंट स्टेट है जिससे आपने एमबीबीएस किया है या जहाँ की आपकी डोमिसाइल है उसमें भी आपको मिल गई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ सकते हैं और स्टेट की सीट एक्सेप्ट करके अपने उस पर्टिकुलर स्टेट में रह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं डिडक्ट होती है। लेकिन सेकेंड राउंड से काफ़ी स्टेट्स में जो सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर आप उसमें अगर सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होती है तो, और अगर आप छोड़ते हैं तो वो डिडक्ट हो जाती है, वो फोरफिट हो जाती है, रिफंड नहीं होती है। और एक दो स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, उसमें फर्स्ट राउंड से ही अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाती है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, और अगर आप उस अलॉटमेंट को छोड़ देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं होती है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट राउंड में ही जिनकी अलॉटमेंट छोड़ने पे जो 2 लाख की डिपॉजिट अमाउंट होती है वो रिफंड नहीं होती है। लेकिन मोस्टली जितने भी स्टेट्स हैं उनमें फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहता है। और एमसीसी की भी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा हो, डीम्ड हो, डीएनबी हो, एनबी डिप्लोमा हो, उसमें भी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फर्स्ट राउंड के लिए फ्री एग्जिट रहता है, लेकिन सेकेंड राउंड से फ्री एग्जिट नहीं रहता है, पेनल्टी, सिक्योरिटी अमाउंट की पेनल्टी लग जाती है। तो फर्स्ट राउंड में चलिए आप नहीं भी, अगर आप छोड़ भी देते हैं, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो या एमसीसी काउंसलिंग हो, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं डिडक्ट होती है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें डिडक्ट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, स्पेशली यूपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, तो उसमें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है नीट पीजी काउंसलिंग में, तो उसमें फर्स्ट राउंड में ही डिडक्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अराउंड 13 से 14 ऐसे स्टेट्स हैं कि जो ओपन है, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कॉलेज में या तो उस स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो एमबीबीएस वहीं से किए हो या वहाँ के डोमिसाइल हो, या ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और कोई दूसरे तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आप प्राइवेट कॉलेजेस की ओपन कोटा होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हो तो कुछ ऐसे ओपन स्टेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और जिनकी फीस काफ़ी लो है। तो आइए उनकी भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कौन से स्टेट्स हैं। तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो कुछ ओपन स्टेट्स के नाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है नीट पीजी काउंसलिंग में प्रोसीड करते समय। सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि एक ओपन स्टेट है और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और जो इसकी खासियत है कि इस स्टेट की एक खासियत है कि जो इनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ जो रहती है वो काफ़ी लो जाती है। अगर आपकी रैंक, स्पेशली क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक उतनी अच्छी नहीं है तो, और आपको क्लिनिकल ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, आप लेना चाहते हैं काउंसलिंग के थ्रू,
तो आप इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं, हाई नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी कट ऑफ लो जाती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ की जो फी स्ट्रक्चर है वो वैरी करती है हर कॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस में। तो जो जितने भी ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस रहती है, सबकी अलग अलग फी स्ट्रक्चर रहती है। हर कॉलेज में सेम नहीं रहती है किसी की भी फी स्ट्रक्चर। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर हाई रहती है, कुछ की लो रहती है। और कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखने वाली हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, पेशेंट फ्लो कैसा है। तो ये 2-3 चीज़ें भी ध्यान में रखे, पता कर लें कि इनकी जो कॉलेजेस हैं काउंसलिंग में जो आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जो जिनकी ये सारी चीज़ें एकेडमिक्स में जो एकेडमिक्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिनकी ये सारी पॉइंट्स जो है, ये सारी एस्पेक्ट्स जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि लास्ट ईयर 2-3 कॉलेजेस न्यू कॉलेजेस भी आए हैं काउंसलिंग में जिन्हें एफिलिएशन मिला। और इस साल भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज होने की काफ़ी चांसेस हैं, सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल में भी। तो उत्तर प्रदेश एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और लेकिन ध्यान में रखें कि आप कौन से कॉलेजेस में कौन से ब्रांचेस में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। और उस यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में पार्टिसिपेट करने से पहले ये सारी चीज़ें पता कर ले। अगर आपको नहीं पता कर पा रहे हैं तो हमारी टीम है आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। आप हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट आती है वो कर्नाटका स्टेट है। कर्नाटका एक ऐसी हाई डिमांडिंग स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है नीट पीजी काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश के बाद। यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और यहाँ की जो फीस है डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट ब्रांचेस में, वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी रेगुलेट करती है और वो फिक्स्ड है। और अराउंड 12 लाख के अराउंड इनकी क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस रहती है, जो कि काफ़ी लो है। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करते हैं। और फीस स्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ओपन कैटेगरी है जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है राजस्थान स्टेट। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसमें भी काफ़ी ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ लो जाती है। और अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक उतनी अच्छी नहीं है और फीस की बजट थोड़ी हाई है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो आप राजस्थान स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट में हालांकि यहाँ पे उतने कॉलेजेस, हाई नंबर ऑफ कॉलेजेस नहीं हैं जितने उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन आपको यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होने की चांसेस काफ़ी हाई रहती हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन रहती है। उसके बाद बाकी जितनी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, इसे ध्यान में रखें। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट ईयर एफिलिएशन की प्रॉब्लम आई थी और फिर एफिलिएशन रिमूव कर दी गई थी और कोर्ट केस वगैरह भी हुआ। लेकिन इस साल हो सकता है कि वो कॉलेजेस फिर से काउंसलिंग में आ जाए। तो देखना है कि कितनी नंबर ऑफ कॉलेजेस आती हैं इस साल राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। और राजस्थान भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्टिव स्टेट है। अगर आपकी फीस की बजट थोड़ी सी हाई है और ऑल इंडिया रैंक अगर उतनी अच्छी नहीं है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है बिहार। बिहार एक ऐसी स्टेट है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ
ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो काफ़ी हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस उतने नहीं हैं, 5 to 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और लेकिन यहाँ पे भी कट ऑफ लो जाती है। यहाँ की फ़ीस थोड़ी हाई रहती है, क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए हर कॉलेज में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से कट ऑफ लो जाती है। तो अगर आपकी फ़ीस की बजट हाई है और ऑल इंडिया रैंक अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो ओपन स्टेट है साउथ का, और यहाँ पे भी मैं अच्छी खासी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की फ़ीस स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तमिलनाडु की जो मेडिकल गवर्निंग बॉडी है वो रेगुलेट करती है। उसके बाद केरल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे भी काफ़ी कॉलेजेस हैं नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और यहाँ की फ़ीस बहुत कम रहती है। इंडिया में सबसे कम फीस यहीं रहती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। काफ़ी नीट पीजी एस्पिरेंट्स नीट पीजी काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। आप ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ केरल में और तमिलनाडु में थोड़ी हाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। रैंक के अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लेना है कि आपको किस स्टेट में कहाँ कौन से मेडिकल कॉलेजेस में कौन सी ब्रांचेस मिलने की काउंसलिंग के थ्रू चांसेस है। उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस कर ले, उसके बाद इसमें अप्लाई करें। और हाँ, ये भी ध्यान में रखें कि कितने स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अमाउंट या डिपॉजिट लगती है। कर्नाटक में इस साल सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट इस साल नहीं लगी थी, लेकिन प्रीवियस काउंसलिंग में सेकंड राउंड में इन्होंने 1 लाख की डिपॉजिट अमाउंट लगा दी थी। 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट इन्होंने लगा दी थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई कर रहे हैं और स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में सिक्योरिटी अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट रहती है। साथ ही साथ एमसीसी की काउंसलिंग में भी सिक्योरिटी अमाउंट है। तो कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा चांसेस हैं उनको देख के फिर अपना डिसीजन ले, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखिएगा और बहुत सारे स्टेट्स में आपने अप्लाई कर दिया और आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिल गया और आपने उसे ले लिया, तो बाकी स्टेट्स या एमसीसी काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको फिर रिफंड नहीं होगी, वो डिडक्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी अमाउंट की लॉस हो सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों अभी तक की इतनी ही अपडेट्स, और ये थी पूरी नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, जो मेरे हिसाब से जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं और नीट पीजी काउंसलिंग 2022 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके लिए अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। काउंसलिंग गाइडेंस बेसिकली आपको कैसे प्रॉफिट देती है, आपकी हेल्प कैसे करती है। काउंसलिंग गाइडेंस में आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद आपकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस जो हैं वो किन कॉलेजेस में मिल सकती है, किस काउंसलिंग में, सेंट्रल काउंसलिंग में मिल सकती है या स्टेट काउंसलिंग में मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, ओपन स्टेट्स में मिल सकती है, किन ओपन स्टेट्स में मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे हेल्प करती है, बताती है आपको। गाइडेंस के थ्रू आपको आइडिया मिलता है कि कहाँ आपकी मैक्सिमम चांसेस हैं
एनालिसिस के बाद, क्योंकि आपकी जो अलॉटमेंट होती है काउंसलिंग के थ्रू वो ऑल इंडिया रैंक की बेसिस पे ही होती है, और जो आपकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस हैं उसकी चॉइस फिलिंग जो है आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली ही करनी चाहिए। आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंगली ही करनी चाहिए, क्योंकि रैंकिंग ऑल इंडिया रैंक से ही आपकी अलॉटमेंट होती है काउंसलिंग में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चॉइस फिलिंग में आप थोड़ी सी भी लापरवाही या गलती या मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि जो आपकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस हो और जिन कॉलेजेस में आपकी चांसेस हो मिलने की वो ना मिल सके और किसी और को मिल जाए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप खुद से भी एनालिसिस कर रहे हैं तो भी आप अपनी ऑल इंडिया रैंक को एनालाइज करें, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको स्टेट लेवल में मिलेगी या सेंट्रल लेवल में मिलेगी, काउंसलिंग में मिलेगी, किन कॉलेजेस में मिलेंगी, और वहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, पेशेंट फ्लो कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी चीज़ें पता कर ले। उसके बाद फिर अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉटमेंट मिलने की। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से सोच समझ के करें, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आपकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस, डिज़ायर्ड कॉलेजेस में हो सकता है आप मिस आउट कर जाए, प्लस आपको पेनल्टी भी लग जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और काउंसलिंग गाइडेंस में आपको यही असिस्टेंस मिलती है। आपको बताया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि कहाँ आपकी चांसेस ज़्यादा हैं और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी जो काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट डिज़ायर्ड कॉलेजेस या डिज़ायर्ड ब्रांचेस में हो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो ये है फ़ायदा, ये है प्रॉफिट काउंसलिंग गाइडेंस की। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से भी एनालिसिस एनालिसिस एंड काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑन टाइम मिलती रहे। और फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।